गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी जो वो स्टडी कर रहे होंगे। तो ये वीडियो जो वो स्पेशली 9th क्लास के लिए है, लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो वो हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड या और भी जैसे एनसीईआरटी जो वो 10th क्लास तक पूछी जाती है, तो आपके लिए जो वो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो वो ये जो वो बोर्ड क्लास का जो वो आज का पेपर था, आज जो वो बोर्ड क्लास का 9th क्लास का जो पेपर बोर्ड से ही आता है, तो इसमें जो भी एमसीक्यूज पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे, डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को कितनी श्रेणी में जो बांटा गया था। तो 1878 वाला जो अधिनियम था जंगलों से रिलेटेड, तो उसके बारे में जो वो सब कुछ जो वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है धंगर कहाँ का चरवाह जो वो समुदाय है, तो धंगर के बारे में डिस्कस करेंगे, धंगर जो वो क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में सबसे ठंडा स्थान जो वो कौन सा है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। घर जो वो बांस के खंभों पर बने होते हैं, तो ये जो वो कहाँ पे होते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऐसे ही कई सारे जो फैक्ट्स जो वो हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि काल वैसाखी जो वो किस राज्य से संबंधित है। तो काल वैसाखी, आपने वैसाखी तो सुना होगा, लेकिन काल वैसाखी जो वो क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मौसम और जलवायु के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन है जैसे भोपाल गैस त्रासदी, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कब हुई, क्यों हुई, कौन सी गैस थी। तो इससे रिलेटेड भी जो वो कई कुछ पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता जो वो कौन सा देश जो वो नहीं देता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन है कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का भारत में जो वो औसत कितना है, एवरेज कितनी है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, निर्धन कितने हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है कि कहाँ चला गया, एक क्वेश्चन और था कि जिसमें जो वो जिसमें हाँ, यहाँ पे है जिसमें कोर्ट जो वो एक जैसे अदालत द्वारा जारी एक आदेश होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को जो वो अदालत के समक्ष वो पेश होने के लिए कहा गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और रिट के बारे में डिस्कस करेंगे, रिट क्या होते हैं, WRIT रिट समन क्या होता है, इसके बारे में जो वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को कितनी श्रेणी में बांटा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1878 वाला अधिनियम जो वो क्या था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप जो वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है भारतीय वन अधिनियम 1927 का जो उद्देश्य था, वो था वनोत्पाद की आवाजाही को जो वो नियंत्रित करना। लेकिन हम लोग जो वो पढ़ेंगे 1878 के बारे में। तो याद रखिए कि 1865 में जो वो वन अधिनियम लागू हो गया, इसमें जो वो दो बार संशोधन हुआ। कब कब? 1878 में और 1927 में जो वो इसमें संशोधन हुआ। तो इसका थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है 1865 जब जो वो ये भारतीय वन अधिनियम जो वो लागू हुआ, तो 1864 में जो वो स्थापित इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने विभिन्न वन मंडलों द्वारा वनों पर जो वो ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो वो ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, तो उन्होंने जो वो पहले तो व्यापार करने के उद्देश्य से जो वो भारत आए थे, लेकिन धीरे धीरे जो वो उन्होंने कब्जा करना जो वो स्टार्ट कर दिया, भारतीयों को जो वो अपने अंडर गुलाम बनाना जो वो स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे लिखा है कि इसने जो ब्रिटिश सरकार को वृक्षों से आच्छादित किसी भी भूमि को सरकारी जंगल घोषित करने और उसके प्रबंधन के लिए नियम बनाने का जो वो अधिकार दे दिया। तो भारतीय वन अधिनियम 1871 में जो इसका मतलब एक अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, तो इसमें जो वर्ष 1871 जिस क्वेश्चन की अभी हम बात कर रहे हैं, कि वन अधिनियम द्वारा ब्रिटिश प्रशासन ने सभी बंजर भूमि को संप्रभुता हासिल कर ली, जिसमें परिभाषित वन भी शामिल थे। तो इसमें जो वो वन जो थे, जो जंगल थे, वनों को जो वो 3 श्रेणियों में बाँटा गया। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि कितने श्रेणियों में बाँटा गया? 3 श्रेणियों में बाँटा गया। आरक्षित वनों, संरक्षित वनों और ग्राम वनों में जो वो उसको डिवाइड कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। इसने वनवासियों द्वारा जो वो वनोपज के संग्रहण को विनियमित करने का प्रयास किया, और इस नीति को वनों पर राज्य नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपराध और कारावास तथा जुर्माने के रूप में घोषित कुछ गतिविधियाँ भी लागू की गई। अगर हम इसके बारे में और जो वो डिस्कस करें, तो यहाँ पे लिखा है कि इस अधिनियम में जो वन निर्भर समुदायों को के जीवन को प्रभावित किया। इस अधिनियम में दिए गए दंड और प्रक्रियाओं का उद्देश्य जो वो राज्य के वनों पर नियंत्रण के साथ साथ वनों पर निर्भर लोगों के अधिकारों की स्थिति को जो वो कम करना था। अगर हम इनकी बात करें, जो भी 3 प्रकार की कैटेगरी में जो इसको डिवाइड किया, तो वो थे आरक्षित वन, संरक्षित वन, और तीसरा था ग्राम वन।
ठीक है, तो आरक्षित वन जो वो सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि पर जो सरकार की संपत्ति है राज्य सरकार द्वारा जो वो गठित किए जाते हैं। आरक्षित वनों में स्थानीय लोगों की किसी वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति के बिना आवाजाही निषिद्ध होती है। तो संरक्षित वन क्या होते हैं? संरक्षित वन जो वो राज्य सरकार को आरक्षित भूमि के अलावा किसी भी भूमि का गठन करने का अधिकार है, जिस पर जो वो सरकार का मालिकाना अधिकार है और ऐसे वनों के उपयोग के संबंध में नियम जो वो जारी करने की शक्ति है। तो अगर आप इनको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप जो वो इसको डिटेल में जो पढ़ सकते हैं। हम लोग जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें लिखा गया था कि 78 वाले अधिनियम में जंगलों को कितनी श्रेणी में बांटा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है धंगर कहाँ का एक जो वो चरवाहा समुदाय है? तो महाराष्ट्र का है कि राजस्थान का है कि गुजरात है कि कर्नाटक है? इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि धंगर जो वो होता क्या है। तो आप जो वो यहाँ पे देख सकते हैं धनगर जो वो ये धंगर जो वो एक भारत का एक प्राचीन चरवाहा और देहाती समुदाय है। गडरिया एक प्राचीन और प्रतिष्ठित जाति है जो भारत के अन्य राज्यों में अन्य नामों से जानी जाती है, तो इसको गडरिया भी कहा जाता है। तो मुख्यतः जो वो यह जाति महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो याद रखिए महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश। तो धंगर जाति भारत के संविधान आदेश 1950 के अनुसार अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। इसको भी आप याद रखिए। अनुसूचित जाति का मतलब है एससी, शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, एसटी जिनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जिसका मुख्य व्यवसाय जो वो भेड़ बकरियों को पालना और भेड़ की ऊन से जो वो कंबल बनाकर बेचना रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र और यूपी इसने बोला, तो धंगर जो वो कहाँ का एक चरवाहा समुदाय था, समुदाय है, तो महाराष्ट्र। ठीक है, अगर यहाँ पे यूपी होता तो यूपी को हम लोग जो टिक कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया? तो कॉलोनियल गवर्नमेंट पास द क्रिमिनल क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इन द ईयर। तो किस साल जो वो ये पारित किया गया था? तो आप जो वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 1870 के दशक में। और पहला जो सीटीए था, इसको जो सीटीए भी बोला जाता है, आपराधिक जनजाति अधिनियम, सीटीए भी इसको कहा जाता है। तो जिसने जो पूरे समुदाय को आदतन अपराधियों के रूप में जो वो नामित करके अपराधी बना दिया। तो इसमें क्या था कि जैसे जैसे कि चोरी और सरकार द्वारा जो पंजीकृत थे, तो समूह के बेशक पुलिसों को स्थानीय पुलिस को साप्ताहिक रिपोर्ट करने के लिए मजबूर किया गया था और उनके आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखते हैं। तो पहला सिटी है जो वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो 1871 हो जाएगा। तो 1871 जो वो आप यहाँ पे देखते हैं 1871 है यहाँ पे। यस, सेकंड इज द राइट आंसर। 1871 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए जिम्मेवार है? तो यहाँ पे पूछा उत्तर पश्चिम। पहले तो उत्तर पश्चिम को देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे जो पूर्व है, यहाँ पे जो पश्चिम है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, और ऊपर जो वो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो पूर्व पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो उत्तर, और इसने बोला पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम, ये पश्चिम है और ये उत्तर है। तो उत्तर पश्चिम जो इसके बीच वाले पार्ट होगा। भारत में उत्तर पश्चिम के स्थानों में ये बात कर रहा है कि होने वाली जो वर्षा होती है शीत ऋतु में, वो जो वो मतलब कि कौन सा कारण जो वो उनके लिए जिम्मेवार होता है? क्या चक्रवाती आपदा होता है? क्या पश्चिम विक्षोभ होता है? क्या मानसून की वापसी होती है? कि दक्षिण पश्चिम मानसून होता है? तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं साइक्लोनिक डिप्रेशन या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या तो इसको आप देख सकते हैं। डिटेल में जो इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिम विक्षोभ मतलब कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस। तो क्या होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को जो वो कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, अंध महासागर, या कुछ यहाँ पे हिंद होगा, हिंद महासागर, या कुछ हद तक कैस्पियन सागर में नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में जो वो उत्तर भारत, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, में जो वो गिरा देता है। तो उत्तर भारत में जो वो रबी की फसल के लिए जो विशेषकर गेहूं के लिए तो तूफान जो वो अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जैसे मानसून में अंतर। ध्यान दें कि उत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में सावन में आने वाले मानसून से पश्चिमी विक्षोभ का बिल्कुल कोई संबंध नहीं होता। मानसून की बारिशों में गिरने वाला जल दक्षिण से हिंद महासागर से आता है और इसका प्रवाह जो वायुमंडल की निचली तहों में होता है। मानसून की बारिश खरीफ की फसल के लिए जो जरूरी होती है, जिसमें चावल जो वो शामिल है। ठीक है, जो कि एक रबी की फसल है।
सॉरी, चावल नहीं, गेहूँ जो वो एक रबी की फसल है। तो रबी की फसल जो वो उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर के माह में जो वो बोई जाती है, और जो कम तापमान में बोई जाती है। फसल की कटाई जो वो फरवरी और मार्च में की जाती है। जैसे आजकल जो वो हमने गेहूँ जो वो बोई हुई है, तो गेहूँ को हम लोग जो वो जैसे मार्च चला हो तो मार्च अप्रैल अगले महीने में जो वो उसको काट देंगे। ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ इज द राइट आंसर। ज़्यादा डिटेल में जो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो वो इसको डिटेल में डिस्कस किया तो वीडियो जो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ठंडा स्थान जो वो कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन है शिलोंग, श्रीनगर, द्रास या इनमें से कोई नहीं। तो द्रास जो वो भारत का सबसे ठंडा स्थान है, और पूरे वर्ल्ड का जो वो दूसरा सबसे ठंडा स्थान है द्रास। जो कि जम्मू कश्मीर में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं J&K, जम्मू कश्मीर टूरिज्म वेलकम यू टू द्रास, द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, द्रास इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो द्रास हो जाएगा, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। अगर हम बात करें कोल्डेस्ट प्लेस की इन इन द वर्ल्ड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बोस्टोक, जो कि अंटार्कटिका में है। धरती का सबसे ठंडी जगह जो वो इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो वो रूस का जो वो अंटार्कटिक रिसर्च सेंटर भी है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो दुनिया में सबसे ठंडी जगह जो वो कौन होगी, यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ पे लिखा है डोम फुजी और अंटार्कटिका, और दूसरा भी बोस्टोक रिसर्च स्टेशन जो वो अंटार्कटिका। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो वो सबसे ठंडी जगह जो आप यहाँ पे देखते हैं गूगल पर जो वो मैं सर्च कर रहा हूँ, जैसे जैसे यहाँ पे देखिए द्रास ही आ रहा है। हम जिस ठंडे शहर की बात करें वो दिखने में बेहद खूबसूरत है। समुद्र तल से जो लगभग 3280 मीटर ऊंचाई पर बसी है जो वो सिटी द्रास है, जो कारगिल में पड़ता है, याद रखिए कारगिल में। और यह हाल ही में बने राज्य लद्दाख प्रदेश का जो वो शहर है, इसको भी आप याद रखते हैं, तो मतलब कि लद्दाख में है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो वो हो जाएगा द्रास। यहाँ पे शिलोंग भी लिखा है, शिलोंग जो कि हमारा जो एक राज्य है मेघालय, मेघालय की जो वो कैपिटल है। और मेघालय में जो वो सबसे अधिक बारिश होती है, अगर आपको पूछा जाए, मासिनराम नाम की जगह है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यह एक ऑप्शन है श्रीनगर, तो श्रीनगर जो वो जम्मू कश्मीर की जो वो कैपिटल भी है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ पर घर जो वो बांस के खंभों पर जो वो बने होते हैं। तो देखिए बांस के खंभों पर बने होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो वो असम हो जाएगा। असम में जो वो बांस के जो वो मतलब कि मजबूत बांस के ऊपर जो वो मतलब कि घर बनाए जाते हैं, और अंदर से भी ये लकड़ी के ही होते हैं। तो असम इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक मौसम और जलवायु का तत्व है। तो मौसम और जलवायु पूछ रहे हैं, तो तापमान हो गया, वायुमंडल दाब हो गया, आर्द्रता हो गया, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ह्यूमिडिटी। तो मेरे ख्याल से ये सभी जो वो हमारे एलिमेंट है, वेदर और क्लाइमेट के जो वो एलिमेंट है। जैसे कि आप जो वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है जलवायु मौसम के प्रमुख तत्व, वायुदाब, तापमान, जलवायु मौसम, ठीक है, तापमान, आर्द्रता, वर्षा और सौर प्रकाश की लंबी अवधि के औसतीकरण 30 वर्ष या उससे अधिक को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। जो उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, अक्षांश एवं ऊंचाई, सौर प्रकाश, उष्मा, हवाएं, वायु राशि, जल थल के आवंटन, पर्वत, महासागरीय धाराओं, निम्न तथा उच्च ताप पट्टियों, अवताप एवं, तो मतलब कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए सभी। डी इज द सॉरी, हाँ, 4 इज द राइट आंसर, तापमान, वायुमंडल दाब, आर्द्रता। तो ये सभी जो वो मौसम और जलवायु के जो वो तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल वैसाखी किस राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो हो जाएगा उड़ीसा, तो नहीं होगा, पश्चिम बंगाल होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि ये जो काल वैसाखी मनाई जाती है, जो वो हमारे जो भी पूर्वी जो भी स्टेट है उनमें जो वो ज़्यादातर ये मनाई जाती है, और हमारा जो पश्चिम बंगाल है उसमें जो वो ये मनाई जाती है। तो अगर इसके बारे में हम डिस्कस करें, तो आप जो वो यहाँ पे देख सकते हैं, काल बैसाखी से मुख्य रूप से भारत के ओडिशा, अच्छा ओडिशा भी है यहाँ पे, वैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम सहित पूर्वोत्तर भारत, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं के साथ साथ जो बांग्लादेश के कई राज्य प्रभावित होते हैं। और ओडिशा में जो वो, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में से जो वो काल बैसाखी कहते हैं, जबकि असम में जो वो इसको बोरदोई शिला जो वो कहते हैं। तो काल बैसाखी जो वो इसको ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जो वो इसको काल बैसाखी बोलते हैं। ये जो वो क्या मतलब है इसका। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो पश्चिम बंगाल होगा कि उड़ीसा होगा, इस क्वेश्चन पर बाद में आते हैं। पहले देखते हैं कि ये जो काल बैसाखी है वो होता क्या है, क्या होता है काल बैसाखी। तो आप जो वो यहाँ पे देखते हैं, मौसम की उस स्थिति को जो वो काल बैसाखी कहा जाता है, जब मौसम जो वो कुछ समय के लिए काल बन जाता है। ठीक है, कुछ समय के लिए काल बन जाता है। जैसे अगर आप देख रहे होंगे तो जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, बिजली चमकती है, तो जो आप बोलते हैं कि बहुत तो मौसम जो वो खराब हो गया है, तो आप उसको बोलेंगे कि
मतलब कि काल बन गया है, ठीक है? तो काल वैसाखी से जो मुख्यतः भारत और बांग्लादेश के इलाके जो वो प्रभावित होते हैं। बांग्लादेश मतलब कि एक भारत एक देश हो गया और बांग्लादेश 2 देशों के बीच में जो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत और बांग्लादेश में जो वो ऐसा होता है। भारत के उत्तरी नहीं, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में जब वो मौसम जब वो कहर बनकर टूटता है, तो इस स्थिति को जो वो काल वैसाखी बोलते हैं। तो काल वैसाखी जब भी आपको जो वो आप जब भी सुने, तो आपके जो वो दिमाग में आना चाहिए कि एक मौसम जो वो कहर बनकर टूटेगा, मतलब कि साइक्लोन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बादल फट जाएँगे, तो उसको जो वो काल वैसाखी बोलेंगे। ऐसा नहीं कि बैसाखी का जो जैसे मेला लगता है वो बैसाखी वैसी बैसाखी नहीं है, ये जो वो मौसम से रिलेटेड है। तो जब यहाँ पे लिखा है देखिए, जब हवाओं की रफ्तार जो वो हरिकेन यानी भीषण तूफान की शक्ल ले लेती है, तब मौसम की उस स्थिति को भारत और बांग्लादेश में बैसाखी कहा जाता है। ऐसी घटनाएँ तब होती है जब वो हवाओं में नमी बढ़ जाती है और तापमान भी बढ़ रहा होता है। कनेक्टिव बादल बनते हैं और देखते-देखते जो वो टॉर्नेडो की शक्ल में ले लेते हैं। ठीक है? तो टॉर्नेडो का ट्रेलर है काल वैसाखी। तो आप जो वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दौलतपुर सूरिया में जो वो 26 अप्रैल 1989 में आए टॉर्नेडो को याद कर सकते हो आप इसके लिए। तो ये जो एक एग्जांपल हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा। हाँ, ये तो चलो न्यूज़ है यहाँ पे। लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है, यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से लिखा है उड़ीसा। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पहले उड़ीसा लिखा है तो हम लोग जो वो अपने क्वेश्चन का आंसर जो वो उड़ीसा मान लेंगे। ठीक है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। वैसे जो भी हमारे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड तो के साथ-साथ बांग्लादेश के भी राज्य को जो वो प्रभावित करता है, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में से कोई एक जो वो आंसर होगा। तो हम लोग जो वो इसको उड़ीसा मान के चलेंगे। वैसे मैं जो वो इसको कन्फर्म करके जो वो आपको फिर से जो वो बताऊँगा कि इस क्वेश्चन का जो वो सही आंसर जो वो क्या होना चाहिए विद रीज़न जो वो मैं आपको इसका आंसर जो वो बताने की बाद में कोशिश करूँगा। वैसे जो वो मैंने उड़ीसा जो वो इसका बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बोल रहा है कि अदालत द्वारा जारी जो वो एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को जो वो अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया हो, तो उसको जो वो क्या बोलते हैं? तो उसको जो वो मेरे ख्याल से समन ही बोलते हैं, क्योंकि रिट जो वो अलग होता है, दावा मतलब कि क्लेम करना किसी पर, तो वो अलग बात होती है और प्रतिज्ञा पत्र जो होता है, वो जो वो एक अलग होता है। तो जब अदालत जो वो किसी व्यक्ति को जो वो अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहती है, तो उसको जो वो समन बोलते हैं। जैसे समन बोलते हैं हम लोग, समन जो वो घर में आ गया। रिट जो वो क्या होता है? रिट जो वो एक जैसे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो जो वो जारी करता है, या तो वो किसी सरकारी व्यक्ति को जो वो रिट जारी करते हैं, या जो वो दूसरे जो छोटे वाले कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो वो हाई कोर्ट को करेगा, तो वो जो वो रिट होते हैं। ठीक है? अगर हम रिट की बात करें तो 5 टाइप के जो वो रिट होते हैं। तो आप जो वो यहाँ पे जो वो टाइप ऑफ रिट्स जो वो देख सकते हैं, रिट्स के प्रकार देख सकते हैं। हैबस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण और मैडामस परमादेश रिट होता है। और भी जो वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो वो जैसे अजीब जैसे नाम है, तो ये जो वो लैटिन भाषा से जो वो लिए गए हैं, तभी जो वो आपको एक अजीब जैसे जो वो नाम जो वो यहाँ पे लग रहे होंगे। जैसे यहाँ पे जो वो सर्ज्यूरी है, प्रोहिबिशन है और को वारंटो है। ठीक है? तो ये जो वो अजीब जैसे अनकम्फर्टेबल जो वो नाम आपको लग रहे होंगे, तो ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं, तब जो वो ऐसे हैं। हिंदी भी देखिए, इनकी जो वो प्योर हिंदी जो वो लग रही होगी आपको, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश रिट। इसमें जो वो आप सिर्फ़ इतना याद रखिए कि जैसे कोई जो वो व्यक्ति जो वो अपने जो भी अपने अधिकार हैं उसके, ठीक है? जैसे जो भी उसके जैसे राइट्स हैं, ठीक है? तो उसका जो वो उल्लंघन हो रहा हो, तो वो जो वो सीधे ही कोर्ट जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट जो वो इसके लिए जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो वो जो वो जैसे अगर कोर्ट पर करेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट आप चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट जो वो अगर किसी दूसरे मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से जो होगा हाई कोर्ट, तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, दोनों में से किसी एक में आप जा सकते हो इसके लिए। तो आपको जब आप सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट जो वो अगर हाई कोर्ट को आदेश देता है, तो हाई कोर्ट को या दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो वो आदेश देता है, तो वो जो वो 2 प्रकार के जो वो रिट होते हैं। एक तो सर्ज्यूरी होता है, उत्प्रेषण लेख, और एक होता है प्रोहिबिशन, ठीक है? प्रतिषेध रिट। ये दोनों जो वो कोर्ट पे लगाए जाते हैं। जैसे मान लो जैसे हाई कोर्ट है, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश का जो वो शिमला में हाई कोर्ट है, तो वो जो वो किसी डिस्ट्रिक्ट के हाई कोर्ट पर जो वो इन दोनों को लगा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट है वो जो वो किसी हाई कोर्ट को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो वो लगा सकता है। तो ये 2 जो हैं, जैसे सर्ज्यूरी है और प्रोहिबिशन है, वो जो वो कोर्ट पे ही लगाए जाते हैं। लेकिन ये जो बाकी 3 हैं, जैसे हेबस कॉर्पस है, मैंडामस है और क्यो वारंटो है, वो जो वो किसी व्यक्ति पर लगाए जाते हैं, किसी सरकारी व्यक्ति पर। ठीक है? तो इसको आप याद रखिए। इनके बारे में जो वो किसी एक अलग पार्ट में जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या इनका मतलब होता है, एग्ज़ाम्पल के साथ जो वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, मतलब कि एक ऑर्डर होता है इश्यूड बाय द कोर्ट व्हिच समवन आस्क्ड टू प्रेज़ेंट।
बिफोर मतलब कि हिमसेल्फ उसको कहा जाता है कोर्ट में जो वो पेश होने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा समन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से मानवाधिकारों के लिए काम करने वाला संगठन जो वो कौन सा है? तो इंटरपोल क्या होता है, एमनेस्टी इंटर क्या लिखा है, इंटरनेशनल क्या होता है, और इंटरनेशनल रेड क्रॉस क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन का मानवाधिकारों के लिए जो वो काम करता है जो भी संगठन है वो जो वो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप जो वो यहाँ पे देख सकते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों और मानवीय स्वतंत्रता को बचाने के लिए, भेदभाव जो वो मिटाने के लिए, शोध और प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना जो वो बताती है अपना उद्देश्य। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। तो इस संस्थान की स्थापना जो वो ब्रिटेन में जो वो यहाँ पे जो वो हिंदी में लिखा हुआ है, देखिए ये आपको पता होना चाहिए। ये जो फर्स्ट वाला है देखिए, ये है 19, मतलब कि 1 है और 9 जो वो ऐसे लिखते हैं तो 9 बन गया। और यहाँ पे इसको जो वो इसका मतलब है 6, और यहाँ पे ए और ये जो वो सेम लग रहे हो। 1961 में जो इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटेन के अंदर। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो वो अपने जो भी हमारे मानवाधिकार होते हैं उसको लिए जो वो काम करती है। एक जो दूसरा ऑप्शन था वो था इंटरपोल। तो इंटरपोल जो वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, जिसे आमतौर पर जो वो इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय जो वो लियोन फ्रांस में है। तो इसको भी आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और एक जो वो रेड क्रॉस से रिलेटेड जो ऑप्शन था, तो रेड क्रॉस के बारे में जो आप सभी को पता होगा कि रेड क्रॉस जो वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल एक संगठन है जिसका मिशन जो वो मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इसकी स्थापना जो वो 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में की थी। इसका मुख्यालय वो जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार जो वो 1917, 1944, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, युद्ध या विपदा के समय जो वो कठिनाइयों से राहत दिलाना जो वो इसका काम होता है। तभी तो आप जो वो जब भी जाते हैं कहीं पर जो वो फॉर्म या किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, कुछ काम होता है, तो वहाँ पे जो वो रेड क्रॉस का जो वो आपको दे देते हैं कि आप जो वो 10 रुपये दीजिए, 20 रुपये दीजिए या 50 रुपीज़ आपको देना पड़ेंगे। तो वैसे जो वो जो वो लेते हैं पैसे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्य उद्देश्य जो वो युद्ध या विपदा के समय जो वो कठिनाइयों से जो वो आपको राहत दिलाना जो इसका काम होता है। 8 मई को जो वो ये दिन जो वो मनाया जाता है, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है। तो इसको भी आप याद रखिए। यहाँ पे लिखा है कि जहाँ तक रेड क्रॉस संस्था के उद्देश्य और उसके कार्य की बात की जाए, तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना है। तो हमारे इस 10वें क्वेश्चन का आंसर जो वो हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि मानवाधिकारों के लिए जो वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारत में निर्धनता रेखा जो वो रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का औसत प्रतिशत जो वो कितना है? ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, निर्धनता रेखा जो वो क्या होती है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो वैसे ये हो जाएगा 22%। एक एवरेज पूछी है, मतलब निर्धन निर्धन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, तो वो जो वो कितने परसेंट लोग हैं, तो 22 जो वो इसका आंसर होगा। तो आपको ग्रीवी रेखा के बारे में थोड़ा-सा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि ग्रीवी रेखा या निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिसमें कम आमदनी होने पर इंसान अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। ग्रीवी रेखा अलग-अलग देशों में जो अलग-अलग रहती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में निर्धनता रेखा भारत में मान्य निर्धनता रेखा से काफ़ी ऊपर है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ग्रीवी रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिसमें कम आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। उसको जो वो गरीबी रेखा बोलते हैं। तो गरीबी रेखा भारत में 2011 के अनुसार जो वो भारत की कितनी प्रतिशत जो वो गरीबी रेखा थी, कितने मतलब कि गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2011-12 में जो वो ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या जो वो 25% थी, और गांव में जो वो 13% थी, और पूरे देश में यह आंकड़ा जो वो 21.9% रहा। मतलब कि लगभग जो वो 22 ही मान के चलेंगे हम लोग। तो 22% जो वो हम लोग इसका सही आंसर जो वो मान लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर वो 22 हो जाएगा। अगर हम और दो वो थोड़े से आंकड़े जानने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि 21.92 गरीबी रेखा के जीवन नीचे जो वो जीवन यापन कर रहे हैं लोग, और शेड्यूल ट्राइब एसटी जो वो 45.3%, और शेड्यूल कास्ट मतलब कि एससी 31.5% लोग जो वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, 2011 के अनुसार बोल रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सॉरी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ जो वो कब किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1995 में।
अगर हम इसकी डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 1995 को जो वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP योजना जो वो शुरू की। इस योजना ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के तहत जो वो लगभग 2 मिलियन नौकरी चाहने वालों के लिए जो वो रोजगार के अवसर जो वो पैदा किए। तो 1 अप्रैल 1995 को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, भोपाल गैस त्रासदी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वो तो आप सभी को पता होगी, हर बार जब वो क्वेश्चन बनता है 1984। 2 और 3 दिसंबर जो वो लिखा होता है, जबकि क्योंकि आपको पता है कि 2 दिसंबर को रात को, ठीक है, 12 बजे के आसपास, तभी जो वो कई बार जो वो 3 बोला जाता है, तो लगभग जो ज़्यादातर 3 दिसंबर ही बोलते हैं कि 3 दिसंबर को ये हुआ था, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद जो अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा, तो रात के 12 बजे मतलब कि 2 और 3 तारीख के बीच में हुआ। तो 2 और 3 तारीख दिसंबर 1984 में जो वो रात को जो वो गैस लीक हो गई। तो गैस लीक होने के कारण जो वो जैसे ही सुबह हुई तो कई सारी लाशें जो वो बिखरी पड़ी थी। कई सारे जैसे जो भी गैस जो वो लीक हुई उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जानिए कि उस टाइम जो वो कैसा माहौल जो वो एकदम से बन गया था। सुबह जैसे हुई, सूरज की किरणें जैसे ही पड़ी, तो लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। लोगों की जैसे गैस वो लीक हुई तो उनकी जो वो आंखें जलने लगी। 10-12 किलोमीटर तक का एरिया जो वो एकदम से, मतलब कि वायुमंडल में एकदम से गैस चली गई। और गैस वो इतनी खतरनाक गैस थी कि लोगों को जो वो जैसे खांसने लगे, लोग जो वो उल्टियाँ आने लगी, उनको खून निकलने लगा। तो काफ़ी खतरनाक जो वो स्थिति रही होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भोपाल में ये जो वो ये हुआ, भोपाल जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है। तो यहाँ पे लिखा है देखिए 3 दिसंबर 1984 को जो वो एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ये जो भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड, इसको आप याद रखिए, कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। मतलब एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया। जहरीली गैस जो वो क्या थी, तो इसको आप याद रखिए, ये जो वो कई बार जो वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC का जो वो रिसाव हो गया यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कि 15,000 से अधिक लोगों की जो वो जान चली गई। और जैसे 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 सुबह हुई वैसे ही जो वो लगभग 2,000 तो एकदम से जो वो मर गए थे। ठीक है, तो इतनी खतरनाक जो वो स्थिति वो उस टाइम जो वो हो गई थी। हमारे पूरे भारत के या वर्ल्ड के इतिहास में इतनी खतरनाक जो वो जो वो एक ट्रेजेडी थी। तो यहाँ पे लिखा है देखिए कि यह अनुमान बताते हैं कि 8,000 लोगों की मौत तो 2 सप्ताहों के अंदर ही हो गई थी। और लगभग 20 साल तक जो वो उसका खामियाजा जो वो भुगतना पड़ा। लोग जो वो जैसे जो भी बच गए थे, उनके जो आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ थी, वो भी जो वो उन पर भी उसका जो वो उस गैस का जो वो असर दिखने लगा। तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दुखद जो वो ये घटना थी। तो ये तो आपको मेरे ख्याल से नहीं भूलना चाहिए कभी भी, कि ये कब हुई थी 1984, 3 दिसंबर, 2 दिसंबर आप जो वो याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि इनमें से कौन सी जो वो एक प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक का मतलब है जो प्रकृति से हुई है, मतलब कि प्रकृति की देन है। ठीक है, वो जो अपने आप हुई है, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, जो मैन मेड नहीं है। देखिए, अपहरण है, अपन आदमी करता है तो आदमी की इच्छा से होता है, प्रकृति तो नहीं कर रही है। आतंकी हमला भी जो वो आदमी ही करेगा। ठीक है, टेरर अटैक, तो यहाँ पे रोड एक्सीडेंट वो भी तो आदमी ही करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो चक्रवात है, साइक्लोन है, वो जो वो एक प्राकृतिक है। तो इसका आंसर जो वो हो जाएगा चक्रवात, साइक्लोन। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर कुछ जानने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।